हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इविल टेल्स में। और आज आप देखने वाले हो ब्रिटिश हॉरर एंथोलॉजी द हाउस दैट ड्रिप्ड ब्लड का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और देख कर आओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। थर्ड टेल का नाम है स्वीट्स टू द स्वीट। तो मूवी की शुरुआत जॉन रीड से होती है, जो अपनी बेटी जेन को लेकर उसी मैंशन में रहने का डिसाइड करता है। जॉन एक बिजनेसमैन है जिसका नेचर शांत है, बट समटाइम्स ही इज स्ट्रेंजर्स फॉर हिमसेल्फ। वहीं जेन भी डरी सहमी सी रहती है, जिसे पायरोफोबिया है, यानी कि उसे आग से डर लगता है। ब्रोकर जॉन को जेन के लिए प्ले रूम दिखाता है। तभी कमरे में काफ़ी ठंड होने की वजह से वो बॉन फायर बर्न करता है, लेकिन उस फायर को देख जेन वहाँ से डरकर भाग जाती है। ब्रोकर जेन की स्ट्रेंज बिहेवियर को जॉन से पूछता है, पर जॉन उसे कुछ नहीं बताता। फाइनली जॉन को घर पसंद आता है और वो घर को लीज पर ले लेता है। जॉन जाते हुए मार्क से जेन की पढ़ाई के लिए टीचर की बात छेड़ता है, क्योंकि जॉन जेन को स्कूल नहीं भेजना चाहता था। क्यों, ये जानने के लिए एंड तक बने रहिए। अगले दिन मिसेस नॉर्टन जेन को पढ़ाने के लिए आती है, जिसे जॉन ने ही इंटरव्यू के लिए बुलाया था। नॉर्टन वॉज एक्स टीचर। जॉन उससे पूछता है, क्या तुम जेन को ठीक तरीके से पढ़ा सकोगी। नॉर्टन उससे कहती है, मुझे एक साथ 40 बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जॉन बताता है, पर वो उनमें से नहीं है। नॉर्टन पूछती है, आप जेन को स्कूल क्यों नहीं भेजते, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। जॉन बात काटते हुए कहता है, तुम खुद ही पता लगा लो। इसके बाद नॉर्टन जेन से मिलने जाती है। पहले तो जेन नॉर्टन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, पर जल्दी दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जेन से बात करने पर नॉर्टन को पता चलता है कि जेन को पायरोफोबिया है। नॉर्टन डरने का रीज़न भी पूछती है। वो बताती है, आग हमेशा जलता रहता है। नॉर्टन उससे फिर पूछती है, क्या तुम कभी आग से जली हो या किसी करीबी को जलते हुए देखा है, जिस पर जेन मना करती है। बातों ही बातों में नॉर्टन न सिर्फ जेन के अंदर से आग के डर को ख़त्म कर देती है, बल्कि आग के प्रति उसका नज़रिया भी बदल देती है। एक रोज़ जेन को पढ़ाने के दौरान नॉर्टन को जेन बताती है, मेरे डैड को पसंद नहीं कि मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलूं या किसी खिलौने के साथ भी। नॉर्टन लंच तैयार करने जा रही होती है, जिससे जेन रुकवा कर आग की शेप शिफ्टिंग को देखने बुलाती है। वो ये भी बताती है उसे उस आग में उसकी मॉम दिखती है। नॉर्टन जॉन को ये बात बताती है, लेकिन जॉन उसे बताता है जेन की मॉम की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी, जब जेन बहुत छोटी थी, तो वो कैसे अपनी मॉम को देख सकती है। नॉर्टन कहती है, शायद फोटोग्राफ्स में। जॉन कहता है, जेन की मॉम की कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है और ना ही कभी ज़रूरत है। नॉर्टन जॉन से जेन को आइसोलेशन में रखने का रीज़न पूछती है, लेकिन जॉन पर्सनल रीज़न बताकर बात काट देता है। बदले में नॉर्टन जॉन को टॉयज़ के लिए मना लेती है और नेक्स्ट डे जेन के लिए टॉयज़ लेकर आती है, जिसमें डॉल भी होती है। तभी वहाँ जॉन पहुँच जाता है और जेन के हाथों से डॉल छीनकर बॉनफायर में फेंक देता है। जेन भी गुस्से में भाग जाती है। नॉर्टन उसे इस क्रूरलिटी के बारे में जवाब मांगती है। जॉन कहता है, ये नेसेसरी है। नॉर्टन बोलती है, क्या तुम जेन को अपनी वाइफ के मरने का कारण मानते हो। जॉन कहता है, वो खुश है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई, क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। उसे देख नॉर्टन भी हैरान थी कि कोई फादर अपनी बेटी के लिए इतना क्रूर कैसे हो सकता है। रात होते ही चुपके से जेन लाइब्रेरी में से बुक लेकर रीड करने लगती है। अगली सुबह नॉर्टन जेन को सुबह सैर पर ले जाती है, जहाँ वो जेन से पेड़ों के बारे में पूछती है। उसके बाद जेन उससे कहती है, पुराने समय में इविल मैजिक ट्रीज हुआ करते थे, क्या आपको पता है। नॉर्टन उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने बताया। उसका कहना था उसे ये सब बुक से पता चला। नॉर्टन जेन को लंच के लिए बुलाने आती है तो देखती है जेन कोई बुक रीड कर रही थी, लेकिन नॉर्टन को देखते ही उसे सोफे के नीचे छिपा देती है। जेन के जाने के बाद जब नॉर्टन चेक करती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो विचक्राफ्ट को रीड कर रही थी। उसी रात बाहर स्ट्रोम आया हुआ था और घर में नॉर्टन जॉन पर सवालों की बारिश करने लगती है। क्यों आप जेन के प्रति इतने क्रूल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी ब्लैकआउट हो जाता है और जॉन कैंडल्स फाइंड करने लगता है। उसे कैंडल्स जेन के रूम से मिलते हैं, जिसमें से कुछ कैंडल्स मिसिंग थे। वहीं ऊपर से जेन सिचुएशन को चुपके से देख रही होती है। जॉन भागकर जेन के पास जाता है और कैंडल्स को पूछता है। जवाब ना मिलने पर वो उसे स्लैप कर देता है। नॉर्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। सुबह जॉन शेविंग कर रहा होता है, उसी टाइम कॉल आने पर वो चला जाता है। उसके पीछे जेन ट्रिमर में से जॉन की बियर्ड्स को कलेक्ट कर लेती है। समझ रहे हो आप।
कुछ टाइम बाद जॉन मीटिंग में होता है, तभी उसे अचानक से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जेन जॉन की वुडू डॉल बनाकर उसे वुलन पेन से स्टैप कर रही होती है, जिस वजह से उसे पेन हो रहा होता है। तभी नॉर्टन के आते ही वो उसे छिपा देती है। रात में जॉन बेड पर लेटा होता है कि फिर से उसे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। उसकी आवाज़ सुन नॉर्टन भागकर उसके पास आती है और डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर जॉन को इंस्पेक्शन करता है, पर वो पाता है जॉन इज़ परफेक्टली ऑल राइट। डॉक्टर के जाते ही जॉन नॉर्टन के आगे अपने सारे राज खोल देता है। वो कहता है, तुम जानती थी ना कि मेरा बिहेवियर जेन के प्रति रूड क्यों है? क्योंकि मुझे उससे डर लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसकी मॉम से लगता था। वो ईविल है, जस्ट लाइक हर मदर। हर मदर वॉज अ विच एंड शी इज़ ऑल्सो। उसने कैंडल से मेरा वुडू तैयार किया है, अब ब्लैक मैजिक से मुझे मारना चाहती है। वो नॉर्टन को उस वैक्स से बने डॉल को फाइंड करने बोलता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी वे देखते हैं रूम के बाहर जेन के हाथ में वुडू डॉल को। नॉर्टन जेन के पीछे उस डॉल को लेने भागती है, पर वो नहीं देती। एट द एंड वो उस डॉल को बॉन फायर में फेंक देती है। तभी ऊपर कमरे से जॉन की चीख सुनाई देती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और थर्ड टेल यही एंड हो जाती है। फोर्थ टेल्स की शुरुआत होती है पॉल हेंडरसन से, जो हॉरर फिल्म इंडस्ट्रीज का जाना माना एक्टर होता है। हेंडरसन को उसकी को एक्टर क्लारा उसी मैंशन को दिखाने लेकर आती है। मैंशन को देखते ही हेंडरसन उसमें रहने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि मैंशन उसे उसकी थीम के अकॉर्डिंग परफेक्ट माहौल देने के साथ साथ शूटिंग लोकेशन के काफ़ी करीब था। इससे पहले हेंडरसन कुछ डिसाइड करे, स्टॉकर उसे वार्न करता है प्रीवियस टेनेंट्स के साथ हुए ट्रेजेडी को, बट हेंडरसन उसमें ध्यान नहीं देता। वहाँ से हेंडरसन क्लैरा के साथ शूटिंग लोकेशन पर पहुँचता है, जहाँ उसका मूवी के आर्ट डायरेक्टर के साथ झड़प हो जाती है, क्योंकि सेट और कॉस्ट्यूम हेंडरसन के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं होता। हेंडरसन का मानना था कि आजकल की फिल्मों में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हेंडरसन डिसाइड करता है कि वो अपने लिए क्लॉक का अरेंजमेंट खुद से करेगा। हेंडरसन जब अपने वैनिटी वैन में जाता है तो मिरर में से उसे एक कार्ड मिलता है, जिस पर किसी कस्टमर प्रोवाइडर की शॉप का एड्रेस होता है। पता ढूंढते हुए हेंडरसन उसी एड्रेस पर पहुंचता है। हेंडरसन हार्टमैन से क्लॉक की नीड को जाहिर करता है और बदले में हार्टमैन उसे एक ओल्ड ट्रंक में से क्लॉक निकालकर काफ़ी कम कीमत में बेच देता है। हेंडरसन को डील पसंद आती है और वो उस क्लॉक को 13 स्टर्लिंग देकर खरीद लेता है। हेंडरसन के जाते ही हार्टमैन काफ़ी खुश लगता है और खुद से ही कहता है, अब मुझे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। हेंडरसन जब वैनिटी में क्लॉक को ट्राई करता है तो देखता है मिरर में उसे खुद की रिफ्लेक्शन नहीं दिखती, और जैसे ही वह उसे उतारता है वापस से रिफ्लेक्शन लौट आती है। वो हैरान था कि ये कौन सी बला है। शूटिंग के दौरान हेंडरसन उसी क्लॉक को पहनकर ड्रैकुला का रोल प्ले करता है, पर तभी उस पर क्लॉक हावी हो जाती है और वो क्लैरा के नेक पर काट लेता है। क्लैरा की चीख सुन डायरेक्टर आकर हेंडरसन पर से क्लॉक हटाता है, जिससे वो होश में आता है। तभी क्लैरा भी उसे थप्पड़ मारकर गुस्से में चली जाती है। हेंडरसन काफ़ी कंफ्यूज था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। घर लौटकर हेंडरसन वैम्पायर से रिलेटेड रिसर्च करता है और उसी क्लॉक को पहन लेता है। तभी घड़ी पर रात के 12 बज जाते हैं और फिर देखते ही देखते हेंडरसन वैम्पायर में तब्दील होकर हवा में उड़ने लगता है। वो डर से जल्दी क्लॉक को उतार फेंकता है। अगले दिन हेंडरसन क्लारा से प्रीवियस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है। उसका कहना था उसने सालों से वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले किया है, पर आज तक कभी किसी को नहीं काटा। क्लारा गुस्से में कहती है, फिर मुझे ही क्यों? क्लारा मान जाती है और रात में हेंडरसन के घर पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद हेंडरसन क्लारा को न्यूज़ सुनाने लगता है, जिसमें लोकल शॉप में आग से जलने की खबर थी और इन्वेस्टिगेशन करने पर ज़मीन के नीचे से कॉफिन मिलता है, जिसमें एक ओल्ड मैन की बॉडी को अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। हेंडरसन बताता है, मैंने उसी से क्लॉक को परचेस किया था और वो काफ़ी खुश लग रहा था मुझे क्लॉक बेचने के बाद। क्लारा पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेंडरसन क्लारा को बताता है, ये तो हार्टमैन है जिससे मैंने क्लॉक खरीदा था। वो कह भी रहा था कि अब से ये दुकान बंद हो जाएगी। मैं कब से इस क्लॉक को किसी को हैंड ओवर करना चाहता था। हेंडरसन उसे कबर्ड में से क्लॉक निकाल कर दिखाता है और बताता है ये वैम्पायर का क्लॉक है, जिसे हार्टमैन ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुझे दे दिया था। ही मस्ट बी अ वैम्पायर। इसे पहनने के बाद कोई भी ब्लड लस्ट बन जाता है। दैट्स वाई आई बीट यू लास्ट नाइट। हेंडरसन क्लॉक को जलाने जाता है, पर क्लारा उसे रोक लेती है, ये कहकर कि ये कोई मामूली क्लॉक है, तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा, और हेंडरसन को चैलेंज करती है
कि क्लॉक को पहनकर साबित करे अगर ऐसा कुछ है भी तो। हैंडरसन उसे मना करता है, ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका है और अभी विचार भी चल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। पर फोर्स करने पर वो उसे पहन लेता है। पर मज़े की बात ये होती है कि वो अब वैम्पायर नहीं बनता। हैंडरसन हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। क्लॉक रिमूव करते वक्त उसे ये पता चलता है कि ये वो क्लॉक है ही नहीं जो उसे वैम्पायर में चेंज कर देता था। तभी क्लारा अपने पास से उसी कर्स्ड क्लॉक को बाहर निकालकर पहन लेती है। इधर हैंडरसन क्लारा को देखकर बुरी तरह से डर कर भागने लगता है, पर क्लारा उस पर वैम्पायरनेस बनकर अटैक कर देती है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब तक जो कुछ भी हुआ स्टॉकर डिटेक्टिव को बता चुका था। डिटेक्टिव स्टॉकर पे भरोसा नहीं करता और घर चला जाता है, बावजूद इसके कि मिडनाइट हो चुकी है और वहां पहुंचने पर उसे बिजली गुल मिलती है। वो कैंडल्स लेकर ही छानबीन जारी रखता है और एक तहखाने को खोलकर एंटर कर जाता है, जहां उसकी मुलाकात हैंडरसन से होती है, जो अब क्लारा के काटने के बाद से परमानेंट वैम्पायर में बदल चुका था। जैसे तैसे कर वो हैंडरसन को मार गिराता है। इसके बाद क्लारा आती है, जो उसे भी मार डालती है। अगली सुबह स्टॉकर घर में आता है और हम ऑडियंस से बात करते हुए पूछता है कि क्या हम घर के रहस्य को समझ पाए। स्टॉकर रिवील करता है कि ये घर यहाँ रहने वालों की पर्सनालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जो वो रियलिटी में होते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बशर्ते कि उसमें रहने वाले की अच्छी पर्सनालिटी हो। और फोर्थ टेल की एंडिंग यही हो जाती है। नाउ टाइम फॉर मॉरल ऑफ द स्टोरीज। थर्ड टेल से ये सीख मिलती है कि शादी से पहले अपने पार्टनर को ज़रूर चेक कर ले, कहीं वो इविल तो नहीं। जोक्स अपार्ट, अगर जॉन जेन को अच्छे से ट्रीट करता तो आज वो शायद जिंदा होता। फोर्थ टेल से ये सीख मिलती है कि ऑथेंटिसिटी के चक्कर में कोई ऐसी इविल चीज़ें ना खरीद लें कि लेने के देने पड़ जाएं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।